अब कहानी आगे बढ़ाती हूँ मैं। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। तो जब हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया को रोते हुए देखा तो उसे भी दुख होने लगा, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। देवर देवरानियाँ भी कितने बेदर्द हैं। तो उसके जो देवर देवरानियाँ थे वो उसे छोड़कर शहर चले गए। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे, फिर उलटकर कभी नहीं देखेंगे। सब राक्षस है। तो यहाँ पे बताता है हरगोविंद कि जो उसके देवर देवरानियाँ हैं वो लोग तो शहर चले गए। जब अगहन का महीना आता है उस समय चावल और चूड़ा यहाँ आते हैं, लेते हैं और चले जाते हैं। फिर आम का महीना जब गर्मी आती है तो आम कच्चे पक्के जो रहते हैं उन्हें तोड़ते हैं, बोरियों में भर कर फिर शहर लेकर चले जाते। पलट कर नहीं देखते, बड़ी बहुरिया से कुछ भी नहीं पूछते, उससे बात भी नहीं करते, उससे कोई मतलब भी नहीं रखते। तो बड़ी बहुरिया कहीं ना कहीं बहुत अधिक दुखी है। उसके दुख को देखकर हरगोविंद जो है वो अपने मन से दुखी हो जाता है। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंटे से 5 रुपये एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च भी तुम्हें नहीं दे सकती, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। आगे बड़ी बहुरिया कहती है, मेरे पास सिर्फ यही 5 का नोट है, ये ले जाओ, आने का खर्च माँ से ले लेना और माँ के साथ में माँ से कह देना कि मुझे लेने के लिए भैया को तुम्हारे साथ भेजे, तो आशा करती हूँ कि भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। तो हरगोविंद जो है वो राह खर्च लेने से, रास्ते का खर्च लेने से मना कर देता है। उसके बाद वहाँ से निकल जाता है, कहता है कि मुझे आज ही 10 बजे यहाँ से जाना है, मैं चला जाऊँगा, खर्च का इंतज़ाम मैं कर लूँगा। बड़ी बहुरिया कुछ नहीं कहती, चुपचाप देखती रहती है। फिर कहती है, लास्ट में जब वो चला जाता है तो कहती है कि भैया मैं तुम्हारे आने की राह देखती रहूँगी। संवद्या अर्थात संदेशवाहक, जो संदेश पहुँचाने का काम करता है। हरगोविंद संवद्या, संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते, लेकिन संवाद पहुँचाने का काम क्या सभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवद्या बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं होता। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवद्या का काम करता है। तो आगे लेखक बताता है कि संवद्या का काम इतना आसान नहीं होता। वो भगवान के घर से ही संवद्या बनकर आता है जिसके भाग्य में लिखा होता है। संवाद सुनाना इतना आसान नहीं है, प्रत्येक बात को याद रखना, उसी लय उसी सुर में जाकर सुनाना इतना आसान नहीं होता। परंतु गांव वालों की सोच गलत थी। वो सोचते थे कि जो निठल्ला है, जो कामचोर है, वही संवद्या का काम करता है। ना आगे नात न पीछे पगा, जिसके आगे कोई नहीं न पीछे कोई, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव संवाद पहुंचाता है उसको और क्या कहेंगे। वो मजदूरी नहीं लेता, पैसे नहीं लेता और गांव जाकर संवाद पहुंचाने का काम करता है। औरतों का गुलाम, मतलब औरतों के संदेश को पहुंचाता है, इसीलिए वो औरतों का गुलाम कहा जाता है। ये गांव वालों की गलत धारणा थी। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुँचाया, लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है। आखिर लेखक बताता है कि गांव वालों की जो धारणा है, गांव वाले सोचते हैं कि जो संवद्या है वो औरतों की मीठी बोली सुनकर नशे में आ जाता है, इसीलिए तो उनके संवाद को पहुंचाने का काम करता है। तो हरगोविंद ने गांव की सभी बहू, बेटी, माँ सभी का संवाद पहुंचाया है, लेकिन आज पहली बार जो वो संवाद पहुंचाने जा रहा है वो काफ़ी दुखद संवाद है। उसे सुनाने की हरगोविंद को कहीं हिम्मत भी नहीं है। गाड़ी पे सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। तो जब वो पहले संवाद पहुंचाया करता था, क्योंकि अब तो डाकघर खुल गए हैं तो अब ज़्यादा किसी को हरगोविंद की आवश्यकता होती ही नहीं है, उसे बहुत पुराने दिनों की याद आने लगी और संवादों की याद आने लगी कि कब वो कैसे कैसे संवाद सुनाने के लिए जाया करता था। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों में के पास गूंजने लगी। तो पहले जब वो संवाद सुनाने जाता था तो वो गाड़ी में अक्सर गीत सुना करता था, वही गीत उसे वापस से फिर से सुनाई देता है। पैया पड़ूँ दाढ़ी धरूँ
हमारो संवाद ले जाहूँ रे सनवदिया। तो ये गीत के बोल थे कि पैर पड़ती हूँ, तुम्हारी दाढ़ी भी धरती हूँ, तुम मेरा संवाद ले जाओ ओ सनवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। अब वो अपनी बड़ी बहुरिया के संवाद को सोचने लगता है। उसके मन में वो संवाद जो है कांटे की तरह चुभ रहा था। किसके भरोसे यहाँ रहूँगी, किसके लिए यहाँ रहूँगी। एक नौकर था, वो भी कल रात को भाग गया। गाय खूंटे से बंधी है, भूखी प्यासी ही कर रही है। तो गाय खूंटे से बंधी है, लेकिन उसे खाना कहाँ से दूँ, मैं किसके लिए इतना दुख झेलूँ। एक नौकर था बड़ी बहुरिया का, वो भी चला गया। गाय जो है खाना मांगती है, तो उसे खाना देने के लिए बड़ी बहुरिया के पास पैसे नहीं है। वो कहती है मैं किसके लिए इतना दुख झेल कर यहाँ रहूँ, क्यों रहूँ यहाँ, मैं किसके लिए जीऊँ, इसीलिए मैं यहाँ से अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बेहमपुर में गाड़ी रुकती है क्या। यात्री ने मानो कुड़ कर कहा, थाना बेहमपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं। हरगोविंद ने भाप लिया कि यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। तो फिर बहुरिया के संवाद को मन ही मन सोचने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है, क्या वह भी रोएगा। तो सनवदिया जो है गाड़ी में बैठा है, अपने बगल में एक यात्री से पूछता है कि थाना बेहमपुर में गाड़ी रुकती है या नहीं। तो वो आदमी बड़े चिड़चिड़े स्वभाव में कहता है कि वहाँ हर गाड़ी रुकती है। तो समझ जाता है कि इस आदमी से मुझे और बातचीत नहीं करनी है, चिड़चिड़े स्वभाव का। फिर वो बड़ी बहुरिया के संवाद को सोचने लगता है। सोचता है कि इतना दुख भरा संवाद मैं उनकी माँ को सुनाऊँगा, कैसे सुनाऊँगा। क्या जैसे बड़ी बहुरिया रो रही थी संवाद सुनाने में, वैसे मैं भी रो रो कर ये संवाद सुनाऊँगा। कैसे ये संवाद सुनाऊंगा, अपने कलेजे को कैसे संभालूंगा, इस दुख को मैं कैसे पार करूंगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भौंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी कि थाना बेहमपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए। गाड़ी लगी हुई है। तो 15-20 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। 15-20 साल के बाद सनवदिया वहाँ आया था। कटिहार जंक्शन में पहुँचते ही उसने देखा कि भौंपे से आवाज़ आने लगी, जो लाउड स्पीकर उससे आवाज़ आने लगी कि थाना बेहमपुर जाने वाले लोग या फिर खगड़िया बरौनी जाने वाले जो लोग हैं, यात्री हैं, वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े हो जाएं। वहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, उसमें बैठ जाए। तो अब किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सनवदिया कह रहा है कि सनवदिया जो है वो देख रहा है कि 15-20 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक पढ़ते हैं, आगे की कहानी अगले वीडियो में। धन्यवाद।